मेरे प्रिय स्टूडेंट, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 12वीं बायोलॉजी। 12वीं बायोलॉजी के अंतर्गत लगभग 16 चैप्टर है। आज इस पूरी 16 चैप्टर के बारे में हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, आप 12वीं बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो आप 12वीं बायोलॉजी को अध्ययन करने से पहले आप पहले 12वीं बायोलॉजी के सिलेबस को याद करिए। ठीक है, कि 12वीं बायोलॉजी में 16 चैप्टर है। प्रथम चैप्टर का नाम ये है, सेकंड चैप्टर का नाम ये है। इस प्रकार से आप पूरे 16 चैप्टर का नाम आपको याद रहना चाहिए। केवल बायोलॉजी नहीं, आप कहना चाहिए कोई भी क्लास के स्टूडेंट्स हो। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, अंग्रेजी या फिर आप अन्य कंपटीशन एग्जाम दिलाने जा रहे हैं, तो पहले आप सिलेबस को बार बार पहले अध्ययन करिए। आप पहले सिलेबस के बारे में याद करिए कि सिलेबस में है क्या। आप पहले एक शेड्यूल बनाइए, उसके बाद ही आप कहना चाहिए तैयारी करना शुरू करिए, तब आपको कहना चाहिए सुविधा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग विशेष रूप से 12वीं बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे। तो ये जो 12वीं बायोलॉजी है, तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ नीट बायोलॉजी, यहाँ पर लिखा हूँ लेक्चरर ऑब्लिक पीजीटी, यहाँ पर लिखा हूँ सेट एग्जाम और नेट एग्जाम। यदि आप बायोलॉजी में अच्छे से पकड़ बना लेते हैं, आप इनकी गहराई से अध्ययन कर लेते हैं, तो आप आगे चलकर कहने चाहिए आपको और अतिरिक्त तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जो 12वीं बायोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं ये कहने चाहिए नीट बायोलॉजी भी है। ठीक है, यदि आप कहना चाहिए केवल ऊपर को अध्ययन करते हैं, नीट बायोलॉजी का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, केवल आप 11वीं या फिर 12वीं बायोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप कहना चाहिए गहराई से अध्ययन करिए। गहराई से अध्ययन करेंगे तो नीट बायोलॉजी भी कहना चाहिए कवर हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, नीट एग्जाम तो दिलाएंगे ही दिलाएंगे। ठीक है, तो आप कहना चाहिए एकदम गहराई से अध्ययन करेंगे, तब कहना चाहिए ऑटोमेटिक 11वीं 12वीं बायोलॉजी के साथ में आपका क्या अध्ययन हो जाएगा, नीट बायोलॉजी का अध्ययन हो जाएगा। यदि कहने चाहिए आप नीट क्रैक नहीं कर पाए, यदि आप नीट क्रैक नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं है कि जीवन समाप्त हो गया, कि आप आगे चलकर कंपटीशन एग्जाम के लायक नहीं रहेंगे। हर व्यक्ति का नीट में चयन नहीं हो पाता है, एमबीबीएस में चयन नहीं हो पाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पूरे देश में एमबीबीएस सीटों की संख्या लगभग 50,000 और टोटल कंपटीशन एग्जाम दिलाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है? 15 लाख है। तो एग्जाम दिलाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 15 लाख, और सीट कितनी है? 50,000। तो हर वर्ष करने के लिए 14.5 लाख स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम दिलाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है और सीटों की संख्या कम है। हर क्षेत्र में नहीं है। आप कहने के चाहे यूपीएससी दिलाइए, चाहे सीजीपीएससी दिलाइए, चाहे सीधी व्यापक का एग्जाम दिलाइए, कोई भी कंपटीशन परीक्षा दिलाइए, वहां पर सीटों की संख्या कम होती है और स्टूडेंट्स की संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। पिछले ईयर ये देखा गया है कि लगभग 15 लाख स्टूडेंट्स दिलाए थे। ये अगले साल या फिर इस सत्र ये चित्र लगभग कहना चाहिए 17 लाख हो जाएंगे और सीटों की संख्या लगभग उतना ही रहेगी, क्योंकि देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या कम ओपन होती है, कम खुलती है। 2000 खुलती है तो सीट कहना चाहिए 1000 बढ़ जाएंगे, लेकिन कैंडिडेट कितने बढ़ जाएंगे? 1 से 2 लाख कैंडिडेट बढ़ जाएंगे। क्लियर? तो आपको कहना चाहिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा नीट बायोलॉजी के लिए। ठीक है, यदि कहना चाहिए आप नीट क्रैक नहीं कर पाए तो चिंता करने की सवाल नहीं है, क्योंकि कहने चाहिए आपके लिए अन्य करियर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि जो व्यक्ति जो स्टूडेंट्स नीट बायोलॉजी क्रैक नहीं कर पाए, चयनित नहीं हो पाए, वो आगे चलकर क्या कार्य करते हैं? बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, बीएड करते हैं। बीएससी, एमएससी, बीएड करने के बाद कहने चाहिए स्टूडेंट किसमें जाना पसंद करता है? या तो कहना चाहिए हायर सेकेंडरी स्कूल में, या लेक्चरर, या फिर पीजीटी। पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है, जो नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, एकलव्य मॉडल स्कूल में जो पढ़ाने वाले जो व्याख्याता है उनको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहा जाता है। जो स्टेट गवर्नमेंट में पढ़ाते हैं उनको जनरली तौर पर लेक्चरर कहा जाता है।
दोनों समकक्षी पद है। इनके अतिरिक्त आप यदि विषय में बहुत अच्छा से पकड़ बना लिए तो आप कहने के लिए सेट एग्जाम निकाल सकते हैं, नेट एग्जाम निकाल सकते हैं, मतलब आप कॉलेज में प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ठीक है, यदि आप कहने की दिशा में और बहुत अच्छी पकड़ बना लिए हैं तो नेट दिलाकर आप JRF में जा सकते हैं, SRF में जा सकते हैं, मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप में जा सकते हैं। वहां से आप बायोलॉजी के क्षेत्र में क्या बन सकते हैं, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। तो बायोलॉजी में कहने के लिए अपार भविष्य है। ठीक है, ये कहने के लिए इसी से रिलेटेड आपको PAT एग्जाम भी होता है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट है, फार्मेसी टेस्ट भी होता है, नर्सिंग टेस्ट भी होता है। ये सब कहने की बायोलॉजी से क्या है, ये रिलेटेड है। तो सबका कहने के मुख्य आधार क्या है कि आप विषय में इतना पकड़ बढ़ा लो कि आप नीट क्रैक कर सकते हो, PAT क्रैक कर सकते हो, फार्मेसी क्रैक कर सकते हो, सेट निकाल सकते हो, नेट निकाल सकते हो। मतलब आप 11वीं 12वीं में जब मेहनत करोगे तो उसका फल आगे चलकर आपको अवश्य मिलेगा। किसी को तत्काल फल मिलता है नीट के रूप में, किसी को तत्काल फल नहीं मिलता है। ठीक है, तो आगे चलकर वो लेक्चरर एग्जाम, PGT एग्जाम, सेट एग्जाम, नेट एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, नर्सिंग, डेंटल, अन्य क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इतना तो निश्चित है कि आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता आप मत करिए। ठीक है जी, तो आज यहाँ पर हम लोग विशेष रूप से 12वीं बायोलॉजी में जो चैप्टर है, 12वीं बायोलॉजी में 16 चैप्टर है, चाहे आपका स्टेट बोर्ड का कोर्स हो चाहे आपका NCERT का, दोनों में ही करने के लिए सेम है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप 16 चैप्टर का नाम याद रखिए। ठीक है, ये सिलेबस है, सिलेबस को आप पहले याद करिए, उसके बाद आप अंदर में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 16 चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उसके बाद 5-10 मिनट सबके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, विस्तृत पढ़ने के लिए आप मेरा जो YouTube चैनल है नीट बायोलॉजी विद प्रमोद यादव, नीट बायोलॉजी विद प्रमोद यादव, उसमें जाइए। क्योंकि पिछले साल जब कोरोना काल था, पूरे भारत से विश्व में जब स्कूल नहीं खुल रहा था, तो उस दौरान मैं 12वीं के बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए एक YouTube चैनल बनाया। विशेष रूप से हमारे जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, विशेष रूप से हमारे एकलव्य मॉडल स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जहां पर कहने की टीचरों की कमी है, जहां पर पढ़ाई नहीं हो पाता है, वहां पर कहना चाहिए YouTube के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। क्लियर? तो वहां पर मैं पूरी तरह से कहना चाहिए चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में बना दिया, आपको इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो पिछले साल क्या हुआ था, जो 4 चैप्टर था, 4 चैप्टर को डिलीट कर दिया गया था कोरोना के कारण, मतलब कोर्स को 30% कम कर दिया गया था। तो इस वर्ष जो 4 चैप्टर को वीडियो नहीं बनाए थे, उस 4 चैप्टर का क्या बनाएंगे, हम लोग वीडियो बनाएंगे। क्लियर? उसके बाद कुछ अतिरिक्त जानकारी के रूप में NCERT बुक से और नेट से या फिर अन्य कंपटीशन परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इसके बाद इस सत्र में विशेष रूप से 11वीं बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे, क्योंकि नीट का आधार लेक्चरर, PGT, सेट, नेट, जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड कंपटीशन परीक्षा है उसका आधार क्या है, 11वीं है। क्योंकि 60% कोर्स 11वीं में है, 40% कोर्स 12वीं में है। ठीक है, तो 60% कोर्स 11वीं में है, 40% कोर्स 12वीं में है, तो आपका आधार क्या हो गया, 11वीं बायोलॉजी हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर कहने के लिए 16 चैप्टर आप लोग इसको पहले अपने बुक से देखिए या फिर यहाँ पर बोर्ड से आप लोग याद करें। क्लियर? पहला चैप्टर का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हिंदी में इसको कहेंगे जीवों में जनन, जीवों में जनन। जनन का शाब्दिक परिभाषा तो आप सभी लोगों को याद होगा, जनन का शाब्दिक परिभाषा होता है अपने समान नए जीवों को पैदा करना, अपने समान नए जीवों को पैदा करना, जिससे जीवों की जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, ये जनन का होता है। क्लियर? तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। ठीक है, तो इस चैप्टर में विशेष रूप से जनन के अंतर्गत जनन के प्रकार का वर्णन किया गया है, जनन के प्रकार का वर्णन किया गया है। जनन कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार से होता है, चाहे वह जीव छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे प्लांट हो। जनन कहने की जीवों की एक अनिवार्य लक्षण है। जिस प्रकार से कहने की सजीवों की लक्षण क्या होती है, जीवों की लक्षण क्या होती है, तो आप बोलेंगे पहला लक्षण न्यूट्रिशन होना चाहिए,
साउंड होना चाहिए, रेस्पिरेशन होना चाहिए, एक्सक्रेशन होना चाहिए, नर्वस सिस्टम होना चाहिए, सर्कुलेटरी सिस्टम होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, ये जीवों का अनिवार्य लक्षण है। नर्वस सिस्टम को अनिवार्य लक्षण नहीं कह सकते क्योंकि छोटे जीवों में नर्वस सिस्टम नहीं होती है। ठीक है, पौधों में नर्वस सिस्टम नहीं होती है, पौधों में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ये लक्षण तो है, न्यूट्रिशन लक्षण है। उसी प्रकार से कहने की जीवों का एक अनिवार्य लक्षण है जनन, और जीवों में जन्म 3 प्रकार से होता है इस सिलेबस के अलावा। क्लियर? पहला क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग पुराने वीडियो में कर चुके हैं। आप लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जाइए और इनका 4 वीडियो बना हुआ है, छोटा सा चैप्टर है, वहां पर आपको विस्तृत रूप से जानकारी मिलेगी। क्लियर? यहाँ पर हम लोग सिलेबस का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, इसको पूरा विस्तृत अध्ययन करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल में जाइए, नीट बायोलॉजी विद प्रमोद यादव, आपको 4 वीडियो मिलेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर कहने चाहिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए 2 जीव की आवश्यकता पड़ती है। एक ही जाति के 2 जीव की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें एक नर होता है और एक मादा होता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए 2 जीव की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल एक ही जीव की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है जी, जैसे कि हम लोग देखेंगे केचुआ, लीच या फिर पौधे, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, मतलब इनमें 2 जीव की आवश्यकता नहीं होती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो जीव बनेंगे वो अपने माता पिता के समान होते हैं, मतलब भिन्नता नहीं पाई जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर युग्मक नहीं बनेंगे, मादा युग्मक नहीं बनेंगे, मैथुन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है जी, यहाँ पर कहना चाहिए जो नई जीव पैदा होंगे वो कहना चाहिए एक प्रकार से क्लोन है, मतलब अपने पेरेंट्स के समान दिखाई देती है, जिसके कारण इसमें वेरिएशन नहीं होगा। वेरिएशन नहीं होगा तो विकास इसमें नहीं होगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कहने की 2 जीव की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि मानव होमो सेपियंस, ये वैज्ञानिक नाम है, एक जाति हो गया होमो सेपियंस, जीनस ऑफ स्पीशीज। इसमें एक ही जाति के 2, मतलब एक होती है मेल, एक होती है फीमेल। इसमें नर में नर गैमेट बनेंगे, मादा में मादा गैमेट बनेंगे। ठीक है, दोनों के बीच में कहना चाहिए पॉपुलेशन की क्रिया होती है, मैथुन की क्रिया होती है, भ्रूण विकास होती है, और एक नए जीव पैदा होते हैं। वह जीव अपने माता पिता के समान, पेरेंट्स के समान 100% नहीं होती है, कुछ न कुछ वेरिएशन पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण जीवों में आगे चलकर क्या होता है? इवोल्यूशन होता है, विकास होता है। क्लियर? उसी प्रकार से एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कहना चाहिए इसमें भी कोई भी युग्मक नहीं बनते हैं, जैसे पौधों में देखते हैं। कोई भी पौधा है मान लो कहना चाहिए, जैसे कि ऐसे हम लोग तिरछे काट देंगे और कहीं पर लगा देते हैं, जैसे गन्ना, या फिर कहना चाहिए कुछ अन्य जो कहना चाहिए फूलदार कहना चाहिए क्या होते हैं? पौधे होते हैं। ठीक है जी, जैसे गुड़हल का है, ठीक है, कागज का फूल होता है, गन्ना होता है, इन सबको पैसे तिरछे काटिए और कहीं पर लगा दीजिए। एक से कितना बन गया? 2 बन गए। बूटी लगाना हो सकता है। ठीक है जी, जैसे नींबू वगैरह में होता है, माइक्रो प्रोपेगेशन होता है, लेयरिंग होता है। ठीक है, इसमें भी कहना चाहिए जनन अनुभाग नहीं लेते हैं, ये विशेष रूप से उसमें होती है, पौधे में होती है। क्लियर? तो इसमें जीवों में जनन का अध्ययन किया गया है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? इनका विस्तृत कहने की आप मेरे YouTube चैनल में इसका अध्ययन करेंगे। क्लियर? ये कोर्स अगर इस वर्ष नहीं था, जब 4 चैप्टर को हटाया गया था तो ये चैप्टर कहने की इस वर्ष नहीं था, लेकिन नीट में ये चैप्टर है। नीट में कोई भी चैप्टर को कम नहीं किया गया है, अतः आप नीट लेवल का अध्ययन कर रहे हैं, कंपटीशन परीक्षा आप आगे चलकर दिलाएंगे तो आप प्रत्येक चैप्टर का अध्ययन करिए। ऐसा नहीं है कि 12वीं में ये चैप्टर नहीं है तो इसका अध्ययन नहीं करेंगे, आप विस्तृत अध्ययन करिए। आप बायोलॉजी में क्या बनाना चाहते हैं? कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपको विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। क्लियर? सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट मतलब पुष्पी पादप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी आपको पूरा बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कहना चाहिए एक ही जाति के 2 जीव की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट। ये फ्लावरिंग प्लांट क्या है? फ्लावरिंग प्लांट मतलब होता है पुष्पीय पादप। फ्लावरिंग प्लांट मतलब होता है पुष्पीय पादप, ठीक है, मतलब ऐसे पादप जिसमें फ्लावर पाई जाती है, ऐसे पादप जिसमें फ्लावर पाई जाती है फ्लावरिंग प्लांट या फिर पुष्पीय पादप कहलाते हैं। क्लियर? तो आप अपने घरों के चारों तरफ देखिए, जितना भी पौधा दिखाई देगा वो लगभग सभी क्या है? फ्लावरिंग प्लांट है, क्योंकि सभी में फ्लावर पाए जाएंगे। जो घास देखेंगे वो भी फ्लावरिंग प्लांट है। आपके चारों तरफ जितने भी आम है, नीम है, बबूल है, बरगद है, पीपल है, गुलमोहर है, जितना भी यहाँ तक कि धान है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, जितना वेजिटेबल है, जितना फूड मटेरियल देने वाले जो प्लांट्स है, ये सब क्या है? ये फ्लावरिंग प्लांट है, पुष्पीय पादप। इसको विज्ञान शब्द में कहा जाता है इंग्लिश में एंजियोस्पर्म। इसको इंग्लिश में विज्ञान शब्द में क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म। और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? आवृत बीजी। आवृत बीजी इंग्लिश में कहा जाता है एंजियोस्पर्म। आप लोग जानते होंगे जब प्लांट किंगडम का हम लोग अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? प्लांट किंगडम। पूरे बायोलॉजी को कहना चाहिए 5 जगत में बांट दिया गया। कितने जगत में बांट दिया गया है? 5 जगत में। पहला जगत क्या है? किंगडम मोनेरा। पहला जगत क्या है? किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंतर्गत बैक्टीरिया एवं अन्य सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरिया एवं अन्य सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है किंगडम मोनेरा के अंतर्गत। क्लियर? सेकंड जगत होता है प्रोटिस्टा। सेकंड जगत होता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा मतलब प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा मतलब प्रोटोजोआ। इसके अंतर्गत अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। थर्ड जगत है फंजाई। थर्ड जगत है फंजाई मतलब कवक। इसके अंतर्गत ये भी सूक्ष्म जीवी है, इसके अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। फोर्थ जगत का नाम है प्लांटी। किंगडम प्लांटी। प्लांटी मतलब प्लांट से बना हुआ है। प्लांट मतलब प्लांटी से बना हुआ है, ठीक है। ये कहने चाहिए चौथा जगत है। और फिफ्थ जगत का नाम क्या है? किंगडम एनिमेलिया। एनिमल से बना हुआ है एनिमेलिया। तो फिफ्थ किंगडम का नाम क्या है? एनिमेलिया मतलब जंतु जगत। उसके अंतर्गत पूरी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किंगडम प्लांटी के अंतर्गत प्लांट का अध्ययन किया जाता है। फंजाई के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। प्रोटिस्टा के अंतर्गत प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मोनेरा के अंतर्गत बैक्टीरिया एवं अन्य सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? लेकिन कहने चाहिए एक और शब्द सुने होंगे आप लोग, सबसे पहले कहना चाहिए बायोलॉजी शब्द आता है। क्या शब्द आता है? बायोलॉजी, जीव विज्ञान। बायोलॉजी को कहना चाहिए 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है बॉटनी और एक होता है जूलॉजी। एक होता है बॉटनी और एक होता है जूलॉजी। बॉटनी के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है और जूलॉजी के अंतर्गत जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। बाद में कहना चाहिए वैज्ञानिकों ने बायोलॉजी को 3 पार्ट्स में बांट दिए, 3 भागों में बांट दिए। बॉटनी जूलॉजी के साथ में एक माइक्रोबायोलॉजी जोड़ दी। माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मतलब हिंदी में सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया और वायरस। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया और वायरस दोनों को कहना चाहिए संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाता है, क्योंकि दोनों क्या होती है? माइक्रो होती है। बाद में कहना चाहिए वायरस के लिए एक वायरोलॉजी शब्द दिया गया, मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वायरस का अध्ययन किया जाता है, जिसको कहेंगे हम लोग वायरोलॉजी। और किंगडम मोनेरा के अंतर्गत बैक्टीरिया का अध्ययन करेंगे। तो कुल मिलाकर कहना चाहिए 5 किंगडम है और इसको आगे चलकर हम लोग ब्रांचों में अध्ययन करेंगे तो लगभग कहना चाहिए 400-500 आपको ब्रांच मिलेंगे। क्लियर? तो किंगडम प्लांटी जिसमें प्लांट का अध्ययन किया जाएगा। अब जनरली तौर पर कहना चाहिए जो किंगडम प्लांटी है उसको हम लोग 5 भागों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। पहला क्या होता है? एल्गी। पहला क्या होता है? एल्गी मतलब शैवालों का अध्ययन करना। ये प्रारंभिक प्लांट है, ठीक है। इनसे विकसित प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा। ये उभयचर है।
ब्रायोफाइटा के कहने की जो पौधे होते हैं जल और थल दोनों में रह सकते हैं, ठीक है। और जो शैवाल होते हैं वो कहाँ रहते हैं, उनका आवास क्या है, जल है, क्योंकि यह माना जाता है जीवन का विकास किस ओर से किस ओर हुआ है, जली से स्थली की ओर हुआ है। क्लियर। तो शैवाल कहने की जली होती है, जल में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा यह उभयचर है, जैसे जंतुओं में कहना चाहिए एम्फीबिया होता है, उभयचर होता है, जैसे कि मेंढक। उसी प्रकार से ब्रायोफाइटा के कुछ पौधे जल में होते हैं, कुछ पौधे थल में होते हैं। उसके बाद टेरिडोफाइटा, तीसरा क्या है, टेरिडोफाइटा, यह स्थली है, विकसित है। इसके बाद जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म। एल्गी, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, सॉरी एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादप, ऐसे पौधे कहने की जो फ्लावर देते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। इसको विज्ञान शब्द में क्या बोलते हैं हम लोग, एंजियोस्पर्म आवृत विधि। ये आगे चलकर कहने चाहिए दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मोनोकाट और एक होते हैं डाइकाट। एक होते हैं मोनोकाट और एक होते हैं डाइकाट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ठीक है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, मोनोकाट डाइकाट, दोनों में क्या अंतर है। एक बीजपत्री मतलब शाब्दिक अर्थ होता है ऐसे पौधे जिनके बीजों में केवल एक बीजपत्र पाए जाते हैं, ऐसे पौधे जिनके बीजों में एक बीजपत्र पाए जाते हैं, एक बीजपत्र कहलाते हैं। ऐसे पौधे जिनके बीजों में दो बीजपत्र पाए जाते हैं, द्विबीजपत्री कहलाते हैं, डाइकाट कहलाते हैं। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पौधे मोनोकाट है, कौन सा पौधे डाइकाट है, ठीक है जी। तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसमें इतना ध्यान देना है, जो मोनोकाट होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं, ऐसे पौधे की जो स्टेम होती है, ऐसे पौधे की जो स्टेम होती है, उनकी स्टेम कभी भी मोटाई में वृद्धि नहीं करती है। तो मोटाई में वृद्धि क्यों नहीं करती है, क्योंकि ऐसे पौधे में कैम्बियम नहीं पाई जाती है। कैम्बियम नहीं पाई जाती है तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, जिसके कारण इन पौधों के तने कभी भी मोटाई में वृद्धि नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर आप लोग अपने चारों तरफ देखिए, धान का पौधा, गेहूं का पौधा, ज्वार, मक्का, बांस, घास, प्याज, लहसुन, ऐसे पौधे कहना चाहिए एक बीजपत्री होते हैं। एलोवेरा भी कहना चाहिए, घृत कुमारी ये भी कहना चाहिए एक बीजपत्री है। इनकी तने कभी भी मोटाई में वृद्धि नहीं करती है और इन पौधों में कहना चाहिए टेप रूट भी नहीं पाई जाती है। इन पौधों में एडवेंटिसस रूट पाई जाती है, अपस्थानिक जड़ पाई जाती है, मतलब कमजोर होती है। ऐसे कहने से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उखाड़ सकते हैं। लेकिन जो डाइकाट पौधे होते हैं उनमें कैम्बियम पाई जाती है और सेकेंडरी ग्रोथ भी होता है, जिसके कारण तने क्या हो जाती है, मोटाई में वृद्धि करती है। चाहे आम का हो, चाहे नीम का हो, चाहे बरगद का हो, चाहे पीपल का हो, चाहे साल हो, चाहे सागवान हो, मतलब ऐसे पौधे जिनकी तने क्या करती है, मोटाई में वृद्धि करती है, ये डाइकाट पौधे कहलाते हैं। लेकिन मोनोकाट और डाइकाट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एंजियोस्पर्म बनाते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट मतलब पुष्पी पादप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन करना है। तो पौधों में कैसे होता होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जंतुओं में तो आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं, जान सकते हैं, मानव में आसानी से हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता होगा, ठीक है। आप लोगों को याद होगा प्रकृति का 99% पौधे, प्रकृति का 99% पौधे क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी पौधे देखिए वो द्विलिंगी है। 99% पौधे क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। आपके चारों तरफ कोई भी पौधे देखिए, अधिकांश पौधे 99% पौधे क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब उसमें नर भी होते हैं और मादा भी होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग मानव में देखते हैं, पहचान लेते हैं कि मेल है कि फीमेल है, लेकिन पौधों का आप देखकर नहीं पहचान सकते कि ये मेल प्लांट है कि फीमेल है। वो कहने जी बाइसेक्सुअल है, मोनोसियस है वो, ठीक है जी, मतलब द्विलिंगी है।
मतलब उसमें नर भी होते हैं और मादा भी होते हैं, लेकिन 1% पौधे ऐसे होते हैं जो एकलिंगी भी होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे हमारे आसपास में कहने की पपीता होते हैं। ठीक है, पपीता को याद रख लेंगे, ये क्या होते हैं, ये एकलिंगी होते हैं। एस्परेगस ये भी क्या होते हैं, एकलिंगी। खजूर क्या होते हैं, एकलिंगी। मतलब 99% पौधे क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। क्लियर? तो इसको हम लोग ऐसे जानेंगे, जैसे कि कोई भी एंजियोस्पर्म प्लांट क्या है, एंजियोस्पर्म प्लांट। एक मिनट, तो विशेष रूप से एंजियोस्पर्म के अंतर्गत हम लोग पहले फ्लावर का अध्ययन करेंगे। ठीक है जी, आप कहने की अपने आसपास के चारों तरफ में कोई भी कहने की जो पादप होते हैं उसका हम लोग फ्लावर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, उसका फ्लावर ले लेंगे। तो इस प्रकार से कहने की मान लो कोई भी एक फ्लावर लेते हैं, तो आप लोग कहने की विशेष रूप से 11वीं में अध्ययन किए होंगे, किसी भी फ्लावर में 4 चक्र होते हैं। किसी भी फ्लावर में 4 चक्र होते हैं। एक होता है कैलिक्स, एक होता है कोरोला, एक होता है एंड्रोशियम, एक होता है गाइनोशियम। इसको याद रख लेंगे। डाइकाट पौधे में अधिकांश 4 चक्र होते हैं और मोनोकाट में अधिकांश 3 चक्र होते हैं। तो यहाँ पर 4 चक्र दर्शन करते हैं। कैलिक्स ये हरी कलर की होती, कोई भी फ्लावर देखेंगे तो इस प्रकार से ये कहना चाहिए हरी कलर की होती है। उनके जो आधार में होते हैं ये कहना चाहिए डंठल है। क्या है ये, हिंदी में डंठल को बोल सकते हैं, इंग्लिश में पेडिसीड। इस भाग को हम लोग थैलेमस बोलेंगे, इस भाग को थैलेमस बोलेंगे, इस भाग को इंग्लिश में पेडिसीड कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो हरी कलर होती है, इस हरी कलर को क्या बोलेंगे हम लोग, कैलिक्स कहेंगे। इनकी संख्या 4, 5 कितना भी हो सकती है। उसके बाद कहने की एक कलर भाग होती है, तो फ्लावर को कहने की एक कलर प्रदान करते हैं। जैसे गुड़हल देखेंगे तो लाल कलर मिलता है, कोई फ्लावर कहने की जैसे कि कनेर पीले कलर का होता है। मतलब फ्लावर को जो कलर प्रदान करता है, जो रंग प्रदान करता है, वो सेकंड चक्र होता है, उसको हम लोग कहते हैं कोरोला। पहले चक्र को क्या बोलेंगे, कैलिक्स। सेकंड चक्र को क्या कहेंगे, कोरोला। उसके बाद कहने की जो तीसरे चक्र होती है और चौथे चक्र होती है, जो तीसरे चक्र होते हैं उसको हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम। तीसरे चक्र को क्या कहेंगे, एंड्रोशियम। और चौथे चक्र को क्या कहेंगे हम लोग, गाइनोशियम। ठीक है जी, तीसरे चक्र को हम लोग क्या कहेंगे, एंड्रोशियम, और चौथे चक्र को क्या कहेंगे हम लोग, गाइनोशियम। तो इस शब्दों को आप लोग विशेष रूप से याद रख लेंगे। ये है एंड्रोशियम, इसको हम लोग कहने चाहिए मेल कहेंगे। उसके बाद होता है गाइनोशियम, इसको क्या कहेंगे हम लोग, फीमेल कहेंगे। कोई भी पौधे होती है द्विलिंगी है, मतलब उनके फ्लावर में एंड्रोशियम भी है और गाइनोशियम भी है। एंड्रोशियम मतलब क्या है, मेल। गाइनोशियम मतलब क्या है, फीमेल। अब इस प्रकार से कहने चाहिए जो एंड्रोशियम है मतलब मेल है, उसके अंदर में हम लोग और अध्ययन करते करते अंदर जाएंगे तो उसमें छोटे छोटे दाने मिलते हैं, जिसको कहा जाता है पोलेन ग्रेन। पोलेन ग्रेन, परागकण। ये पोलेन ग्रेन कहना चाहिए किसके समकक्षी होता है, जैसे जंतुओं में हम लोग अध्ययन करते हैं, मानव में अध्ययन करते हैं, जो बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्म मतलब शुक्राणु। इसको हम लोग कहते हैं मेल गेमेट, नर युग्मक। नर युग्मक मेल गेमेट। ठीक है, स्पर्म हिंदी में शुक्राणु। तो उसी प्रकार से पौधे में कहना चाहिए जो मेल आगम होता है, ठीक है, उसमें क्या होती है, पोलेन ग्रेन। ये पोलेन ग्रेन क्या कार्य करेंगे, नर युग्मक का कार्य करेंगे। मतलब शुक्राणु स्पर्म के क्या है, ये होमोलोगस है। ठीक है, उसी प्रकार से गाइनोशियम। गाइनोशियम का हम लोग फीमेल कहते हैं। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे तो इस प्रकार से स्टिग्मा रहेगा,
फिर इसमें स्टाइल रहेगा, फिर किस प्रकार से ओवरी रहेगा। ओवरी के अंदर में ओव्यूल होती है। क्या होती है? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर में एग होती है। ओव्यूल के अंदर में क्या होती है? एग होती है। हालांकि इसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एग और मानव में, जंतु में जो कहना चाहिए अंडाणु बनती है, मानव में कहना चाहिए पूजनेसिस की क्रिया होती है, और अंत में कहना चाहिए एक ओहम की निर्माण होती है। तो ओहम क्या कहलाती है? मानव में या जंतुओं में फीमेल गेमेट। क्या कहलाती है? फीमेल गेमेट, मादा युग्मक। इंग्लिश में ओहम या फिर अंडाणु, जंतु में या फिर मानव में। उसी प्रकार से पौधों में भी कहना चाहिए ये ओवरी है, ओवरी के अंदर में ओव्यूल होती है, ओव्यूल के अंदर में क्या होती है? एग होती है। ये मादा युग्मक है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द और याद रखेंगे, पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म प्लांट की क्या होती है? विशेषता होती है। मतलब एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इन चारों पौधों के ग्रुप में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। और याद रखेंगे मानव सहित अन्य जंतुओं में, मतलब कोई भी जंतु में डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। ये केवल किसमें होती है? उच्च पादप, मतलब एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट में। इसमें कैसे होता होगा डबल फर्टिलाइजेशन? इसको भी 12वीं में कई बार पूछा जाता है। इसका विस्तृत हालांकि हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे। क्लियर? तो इसमें होता क्या है? ये जो ओव्यूल है, ये जो ओव्यूल है इसमें तो एक हो गया, और यहाँ पर क्या होती है? सेकेंडरी न्यूक्लियस होती है। मतलब दो केंद्रक वाली कह सकते हैं कोशिका होती है। दो केंद्रक वाली एक कोशिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो एक पोलन ग्रेन इसको फर्टिलाइजेशन करती है, एक पोलन ग्रेन, और एक पोलन ग्रेन इसको फर्टिलाइजेशन करती है। ठीक है, तो दो नर युग्मक हो गए, दो पोलन ग्रेन हो गए, एक इसको फर्टिलाइजेशन करती है और एक इसको फर्टिलाइजेशन करती है। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन याद रखेंगे पौधों में फर्टिलाइजेशन के पहले पोलिनेशन की क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होती है? पोलिनेशन की क्रिया होती है। मानव एवं अन्य जंतुओं में पोलिनेशन की क्रिया नहीं होती है, परागण की क्रिया जंतुओं में नहीं होती है। याद रखेंगे विशेष रूप से पौधों में होती है पोलिनेशन की क्रिया। अब पोलिनेशन समझते हैं आप लोग? पोलिनेशन मतलब होता है नर युग्मक का मादा युग्मक के पास पहुंचना, क्योंकि पौधों में आसान नहीं होता है। एक ही फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, एक वहां पर पौधे उसमें अलग फ्लावर है। ठीक है, तो यहाँ पर कहना चाहिए एक पौधे में 1000 कहने के फ्लावर हो सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है इसी पौधे का फ्लावर का नर और इसी पौधे का फ्लावर का मादा आपस में फर्टिलाइजेशन करता हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक पादप है, 2 किलोमीटर बाद एक पादप है, उनके फ्लावर और यहाँ पर जो फ्लावर, इनका नर युग्मक और उनका मादा युग्मक, या फिर उनका नर युग्मक या फिर इनका मादा युग्मक। कभी कभार ये भी हो सकता है यहाँ एक पौधा है, ठीक है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर दूसरे पादप है, उसके फ्लावर और इसके फ्लावर में भी पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो सकती है। किनके माध्यम से? कीटों के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से, वायु के माध्यम से, पानी के माध्यम से। 80 से 90% पोलिनेशन कीटों के माध्यम से होता है। आप लोग देखे होंगे कोई भी जो कीट होती है, चाहे तितली भी हो सकता है, ठीक है, तितली भी एक प्रकार से क्या है सर? इंसेक्ट वगैरह है। ठीक है, कोई भी फ्लावर कहने की कलरफुल होती है और उसमें नेक्टर पाए जाते हैं, मकरंद पाए जाते हैं। तो कोई भी कहने की जो कीट होती है उस फ्लावर में जाकर बैठ जाती है उस नेक्टर, उस मकरंद को ग्रहण करने के लिए। और किसको ग्रहण कर लेती है? वो पोलन ग्रेन को ग्रहण कर लेती है। और वही कीट एक फ्लावर के बाद दूसरे पौधे के फ्लावर में चले जाते हैं। तो यहाँ से पोलन ग्रेन को ग्रहण कर लिया और उस फ्लावर में जाकर कहने उस पोलन ग्रेन को क्या कर दिया? वो छोड़ दिया। तो ये इनकी सहायता से, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी की सहायता से, ओव्यूल की सहायता से एग में चले जाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस में चली जाती है और दोनों को क्या कर देती है? फर्टिलाइजेशन कर देती है। ठीक है, पोलिनेशन 2 प्रकार का हो सकता है। एक होता है ऑटोनॉमस
मतलब सेल्फ और एक होता है क्रॉस। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन बाद में अध्ययन करेंगे। ये आईएमपी है जी। और यहाँ से कंपटीशन परीक्षा में भी क्वेश्चन आते हैं, नेट में भी आते हैं, अन्य कंपटीशन परीक्षा में भी आते हैं। ठीक है जी। पोलिनेशन मतलब नर युग्मक का मादा युग्मक के पास पहुंचना। कैसे पहुंचती है? या तो कीटों द्वारा पहुंचती है, या फिर पक्षी द्वारा पहुंचती है, या फिर अन्य जंतु द्वारा पहुंचती है, कभी कभी वायु के माध्यम से, कभी कभी जलीय पादपों में जल की सहायता से, लेकिन किसी न किसी प्रकार से तो उसमें पोलिनेशन होगा। लेकिन पोलिनेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन एक ही पौधे में होती है। जैसे कि मान लो कहना चाहिए ये एक पौधा है, ठीक है, इसमें कहना ये एक पौधा है और ये दूसरा पौधा है, ठीक है। एक पौधे को कहना चाहिए हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में क्या है, इसमें फ्लावर है। यदि एक ही पौधा का फ्लावर का नर और किसी पौधे का फ्लावर का मादा आपस में पोलिनेशन होगा, तब उसको कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन, चाहे उसमें फ्लावर की संख्या कितना भी हो, मतलब एक ही पौधे के अंतर्गत होगा तो सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है। यदि मान लो कहना कि यहाँ पर और पौधा है, ये पौधा या सामान हो सकता है या फिर अलग हो सकता है, दोनों आम हो सकता है या फिर आम या नीम या फिर बरगद या फिर पीपल या फिर सामान भी हो सकता है। ठीक है। तो इसका नर और इसका मादा या फिर इसका नर और इसका मादा आपस में कहना चाहिए फर्टिलाइजेशन करती है, या फिर इनका मेल इनके पास गया, इनका मेल इनके पास आया, मतलब दो अलग अलग पौधों में होता है, तब उसको कहा जाता है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन भी आगे चलकर 5-6 प्रकार का होता है और सेल्फ पोलिनेशन भी आगे चलकर 3-4 प्रकार का होता है। तो उसका अध्ययन हम लोग बाद में विशेष रूप से करेंगे। यह इस कोर्स में कहना चाहिए मेरे YouTube चैनल में वीडियो नहीं है, इसी का मैं कहना चाहिए आगे चलकर विस्तृत अध्ययन करके कहना चाहिए YouTube में अपना वीडियो में अपलोड कर दूंगा। उसके बाद तीसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तीसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यहाँ पर आप लोग विशेष रूप से अभी सिलेबस का अध्ययन कर रहे हैं, कोई विस्तृत अध्ययन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। पहले एक बार मैं सभी के नाम लेता हूँ, आप लोग पहले याद करिए। पहला है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और थर्ड है क्या है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसका विस्तृत वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके बाद आगे है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य, ये रिप्रोडक्शन की आगे की क्रिया है, रिप्रोडक्शन के बाद की आगे की क्रिया। इसमें क्या अध्ययन किया जाता है, इसमें भ्रूणी विकास तक अध्ययन किया जाता है। जो माँ होती है उनके कहने के गर्भाशय में यूटेरस में भ्रूणी विकास होता है, लगभग 9 माह का भ्रूणी विकास होता है। फिर आगे चलकर कहने की इसमें क्या होती है, डिलीवरी होती है, चाइल्ड बर्थ होती है, मतलब प्रसव होती है। प्रसव के बाद आगे कहने की रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इसका अध्ययन किया जाता है। जनन स्वास्थ्य, ये माना जाता है कि जनन के बाद जो फीमेल होती है, मतलब जच्चा होती है, और जो बच्चा होती है, जच्चा और बच्चा, उसमें कहना चाहिए कुछ कमजोरियां होती है। माँ कहना चाहिए 9 माह के बाद जब प्रसव होती है तो उनमें ब्लड की कमी, अन्य शारीरिक कमजोरी, विभिन्न प्रकार की थकावट, विभिन्न प्रकार की कहना चाहिए रोग होने की संभावना होती है, कमजोरी लगती है। ठीक है। मतलब जच्चा और बच्चा दोनों का आगे अध्ययन करना क्या कहलाती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। क्लियर। इसमें कहना चाहिए हल्का सा पॉपुलेशन का अध्ययन किया गया है। किसका अध्ययन किया गया है, पॉपुलेशन का। आप लोग जानते होंगे हमारे देश में पॉपुलेशन बड़ी तीव्र गति से वृद्धि कर रही है। ठीक है। वर्तमान में हमारे देश में हर 10 साल में, हर 10 ईयर में जनगणना होती है। ठीक है। 2001, 2011, 2021, 2020-21 में जो होने वाला था, कोरोना के कारण कहना कि अभी रुक गया। ठीक है। तो हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना होती है।
क्लियर? तो हमारे देश में हर 10 साल में लगभग 20 करोड़ 19 करोड़ जनसंख्या बढ़ जाती है। वर्तमान में हमारे देश का जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है, 140 करोड़ के आसपास है, जो पूरी वर्ल्ड में चाइना के बाद सेकंड सबसे बड़ी देश है पॉपुलेशन की दृष्टि से। पूरी विश्व का लगभग 17% जनसंख्या हमारे देश में, ठीक है? तो हमारे देश की जनसंख्या बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही है। तो यहाँ पर कहना चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत पॉपुलेशन का अध्ययन किया गया है। छत्तीसगढ़ की टोटल जनसंख्या कितनी है, उसमें मेल की जनसंख्या कितनी है, फीमेल की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितनी है, लिंग अनुपात कितनी है, भारत की टोटल जनसंख्या कितनी है, उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, लिंग अनुपात क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, साक्षरता दर क्या है, इन सब का यहाँ पर अध्ययन किया गया है। ठीक है, इनका विस्तृत अध्ययन मेरे YouTube चैनल में मिल जाएगा। क्लियर? इसी में आगे चलकर बर्थ कंट्रोल का भी अध्ययन है। बर्थ कंट्रोल मतलब जो जन्म दर है उसका कंट्रोल कैसे करना है। तो यहाँ पर कहना चाहिए 2 विधि दी गई है, एक है नेचुरली और एक है आर्टिफिशियल। एक है नेचुरली और एक है आर्टिफिशियल। ठीक है, जन्म दर नियंत्रण की 2 मेथड है। क्लियर? इसी के अंतर्गत एसटीडी रोगों का अध्ययन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या ट्रांसमिशन। ठीक है, मतलब हिंदी में होता है लैंगिक क्रिया के द्वारा फैलने वाले रोग। लैंगिक क्रिया के द्वारा फैलने वाले रोग, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा सकते हैं, मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में। इसको शॉर्ट में कहा जाता है एसटीडी रोग। एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, लैंगिक रूप से संचारित होने वाले रोग। ठीक है जी, तो यहाँ पर लगभग 6-7 रोगों का अध्ययन इसमें मिलेगा। प्रथम सबसे पहले होता है एड्स, AIDS, एड्स। इसके बारे में सभी जानते हैं, ये वायरस से होने वाले रोग है। क्लियर? इसी प्रकार से इसमें आगे चलकर मिल जाएगा गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, हर्पीस, ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है, ये सब कहना चाहिए एसटीडी रोग। इसका विस्तृत अध्ययन मेरे YouTube चैनल में आपको मिलेगा। इसके बाद इसमें और विशेष रूप से चैप्टर को रखा गया है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी, इसको आजकल कहने से ये देखा जाता है जो दंपति होते हैं, ठीक है, जो माता पिता होते हैं, शादी के बाद जब गृहस्थी जीवन में प्रवेश करते हैं तो कई दंपति के यहाँ ये देखने को मिलता है, ये सुनने को मिलता है कि शादी के 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद उनके यहाँ नए मेहमान का आगमन नहीं होता है। क्योंकि कहने चाहिए या तो मेल में कुछ कमी है या फिर फीमेल में कमी है, या तो मेल में कहने के टोटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन करते हैं, तो कि मेल में कहना चाहिए कितना स्पर्म होना चाहिए, कितनी संख्या होना चाहिए, गति कितनी होनी चाहिए, सीमेन की संख्या कितनी होनी चाहिए। फीमेल के अंतर्गत देखते हैं अंडाणु कब बनना चाहिए, योग की मात्रा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो गतिशील है कि अगतिशील है, वो पर्याप्त मात्रा में कहना चाहिए फर्टिलाइजेशन होने की क्षमता है कि नहीं है, फेलोपियन ट्यूब में किसी प्रकार से कोई गंभीर रोग तो नहीं है, आपस में चिपका हुआ तो नहीं है, ज्यादा खुली हुई तो नहीं है, मतलब मेल में कमी या फीमेल में कमी या फिर दोनों में कमी, जिसके कारण कहना चाहिए नए वहां पर मेहमान नहीं आ पाते हैं। अतः उनको कहना चाहिए या उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने कहना चाहिए टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट
प्रयोग किया जाता है और फर्टिलाइजेशन कराया जाता है और उन पारिवारिक दंपतियों के यहाँ कहना चाहिए नए मेहमान लाने का प्रयास किया जाता है। तो इन सब का अध्ययन आपको किसमें मिलेगा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मिलेगा। ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में अपने यूट्यूब चैनल में विस्तृत अध्ययन किया हूँ। आपके 12वीं के बुक में केवल शॉर्टकट दिया गया है 3 या 4 विधि, 3 या 4 विधि को, वो भी बहुत ही शॉर्टकट। मैं गूगल की सहायता से, अन्य बुक की सहायता से 6 प्रकार बताया हूँ और चित्रों की सहायता से मैं आपको बताया, ठीक है। वहां पर आप लोग देखेंगे पूरी तरह से फंडामेंटल आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, मतलब किस केसेस में किस टाइप का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि 6 प्रकार है तो किसी भी प्रकार का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पहले कहने चाहिए जो गायनेकोलॉजिस्ट है या फिर साइंटिस्ट है, पहले मेल का चेक करते हैं और फीमेल का चेक करते हैं, पता करते हैं मेल में कमी है कि फीमेल में कमी है। यदि मेल में कमी है तो कहाँ पर कमी है, कि शुक्राणु की संख्या में कमी है, कि उनके लोकोमोटिव मतलब गति में कमी है, कि वो अगतिशील है, कि उसमें फर्टिलाइजेशन की क्षमता है कि नहीं है, कि फीमेल के ओहम में कहाँ पर कमी है, कि फेलोट्यूब में कमी है। मतलब पहले उनका टेस्ट किया जाता है, फिर उसके आधार पर जो 6 या 8-10 प्रकार है उसमें से किसी को कहना चाहिए चॉइस किया जाता है उनकी कमी के आधार पर, फिर उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इनका आप लोग विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, क्लियर। उसके बाद आगे वर्तमान में कहना चाहिए जो 4 चैप्टर है, ये जो 4 चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आप नर जनन तंत्र का अध्ययन करेंगे, मादा जनन तंत्र का अध्ययन करेंगे, टेस्टिस का अध्ययन करेंगे, ओवरी का अध्ययन करेंगे, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का भी इसमें अध्ययन करेंगे जो फीमेल में होती है। उसके बाद कहना चाहिए जो स्तन ग्रंथियां होती है, जो ब्रेस्ट होती है, उसका भी अध्ययन करेंगे। गेमेटोजेनेसिस का अध्ययन करेंगे, मतलब मेल में शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, शुक्राणु का नामांकी चित्र देखेंगे। oogenesis का अध्ययन करेंगे, मतलब फीमेल में oogenesis की क्रिया कैसे होती है, ओहम का निर्माण कैसे होता है, शुक्राणु और अंडाणु में क्या क्या अंतर है, क्या क्या समानताएं हैं, दोनों को चित्रों से अध्ययन करेंगे। आगे चलकर भ्रूण विकास का अध्ययन करेंगे, जो फीमेल होती है उनके यूटेरस में मतलब गर्भाशय में 9 माह तक क्या होती है, भ्रूणी विकास होती है। पहले माह में क्या बनता है, सेकंड माह में क्या, थर्ड में क्या, इस प्रकार से पूरे 9 माह का क्या करेंगे हम लोग अध्ययन करेंगे। यूटेरस में गर्भाशय में भ्रूण का पोषण कैसे होता है, प्लेसेंटा द्वारा होता है, ठीक है जी, जिसको अपरा कहते हैं, या फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन होती है, अतिरिक्त भ्रूणी झिल्ली होती है। इनकी सहायता से, इन्हीं मेम्ब्रेन की सहायता से न्यूट्रिशन होता है, इन्हीं की सहायता से रेस्पिरेशन होता है, इन्हीं की सहायता से एक्सक्रीशन होता है, या फिर प्लेसेंटा की सहायता से तीनों कार्य होते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से कौन कौन से हार्मोन बनते हैं, जैसे विशेष रूप से 2 हार्मोन बनते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है वेसोप्रेसिन। एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहना चाहिए जो ऑक्सीटोसिन होता है, वेसोप्रेसिन का दूसरा हो गया, एक याद रखिए ऑक्सीटोसिन और एक याद रखिए रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन का निर्माण किससे होगा, प्लेसेंटा से होगा। रिलैक्सिन हार्मोन का निर्माण किससे होगा, प्लेसेंटा से होगा। ऑक्सीटोसिन का निर्माण किससे होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग से। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, जो पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं मास्टर ग्लैंड्स, ठीक है, मास्टर ग्रंथि, उनके जो पश्च भाग होती है, पश्च भाग से 2 हार्मोन बनती है, एक होता है वेसोप्रेसिन और एक होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो वेसोप्रेसिन का अध्ययन यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है जी। चाइल्ड बर्थ में वेसोप्रेसिन नामक हार्मोन का कोई कार्य नहीं, एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है रिलैक्सिन। इन दोनों हार्मोन की सहायता से 90 माह के अंत में 280 दिनों के आसपास फीमेल में क्या होती है, डिलीवरी होती है, प्रसव होती है, अर्थात चाइल्ड बर्थ होती है, क्लियर। और यहाँ पर कहना चाहिए प्रसव होने के बाद एक नए चाइल्ड की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। उसके बाद अगला क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो मुख्य रूप से ये
रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? रिप्रोडक्शन से। क्यों? इसमें भी देखिए रिप्रोडक्शन शब्द आया है, इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन है और इसमें भी रिप्रोडक्टिव है। ये चारों चैप्टर कहने की बायोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये चारों चैप्टर बहुत ही क्या है? इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको ऐसा नहीं लगेगा, यदि आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं लगेगा कि मैं 12वीं को विशेष रूप से तैयारी कर रहा हूँ। ये हमारे शरीर के बारे में ही है, ये हमारे शरीर के बारे में ही है। तो आप लोग इन चारों चैप्टरों को, ये 4 चैप्टर का पूरी बायोलॉजी का चैप्टर ही कहने की इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये पूरी बायोलॉजी क्या है? ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि आगे चलकर तो जेनेटिक्स से मिलेगा। जेनेटिक्स में तो आपको उत्सुकता पैदा होगा कि डीएनए क्या है, कि ये आरएनए क्या है, कि आनुवंशिकी क्या है। ठीक है जी। तो ये प्रथम 4 चैप्टर किससे रिलेटेड है? ये रिप्रोडक्शन से संबंधित है। क्लियर? आगे चैप्टर का नाम है जेनेटिक्स एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स एंड वेरिएशन ये मूलतः कहना चाहिए आनुवंशिकी है। जेनेटिक्स या फिर इनहेरिटेंस, ठीक है, विशेष रूप से जेनेटिक्स या फिर इनहेरिटेंस दोनों शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। वंशागत, वंशागतिकी, ठीक है। ये विशेष रूप से जो 5th चैप्टर है और ये जो 6th चैप्टर है, जो प्रथम 4 चैप्टर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है और यहाँ पर जो 5th चैप्टर है और ये जो 6th चैप्टर है ये जेनेटिक्स से रिलेटेड है। ये वंशागतिकी, आनुवंशिकी से रिलेटेड है। ठीक है, आप लोग भी सुने होंगे, एक साइंटिस्ट का नाम है मेंडल। एक साइंटिस्ट का नाम है मेंडल, कहने चाहिए वो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। उनको कहने चाहिए फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, मतलब जेनेटिक्स का पिता मेंडल। बाद में कहने चाहिए एक और शब्द आ गया, मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवंशिकी के पिता। तो यहाँ पर कई बार कहने चाहिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो पढ़े थे जेनेटिक्स के पिता कौन है? मेंडल है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? आधुनिक आनुवंशिकी के पिता। तो आधुनिक आनुवंशिकी के पिता मेंडल नहीं है, बल्कि कहना चाहिए बेटसन नामक साइंटिस्ट है। क्लियर? जो मेंडल नामक साइंटिस्ट है वो प्रथम साइंटिस्ट है। इन्होंने कहना चाहिए अपनी अधिकांश प्रयोग मटर नामक पौधे पर किए, मटर नामक पौधे पर प्रयोग किए। ये तो दोनों चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर का कहना चाहिए मेरा यूट्यूब चैनल बन चुका है। ठीक है, इस चैप्टर में लगभग मेरे यूट्यूब चैनल में 33 वीडियो पाएंगे। कितने वीडियो पाएंगे? 33 वीडियो। इनमें से 23 वीडियो या 22 वीडियो थ्योरिकल वीडियो है और 8 से 10 कहने चाहिए जो वीडियो है वो टेस्ट पर आधारित है। मतलब इसमें आप थ्योरिकल अध्ययन भी करिए और उसके बाद टेस्ट के भी अध्ययन करिए। इनके जो पूर्व चैप्टर है उनका भी मैं थ्योरिकल और ऑब्जेक्टिव दोनों वीडियो बनाया हूँ। थ्योरिकल विशेष रूप से कहने चाहिए 12वीं में काम आएगा, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव वीडियो है वो कहने चाहिए नेट बायोलॉजी से रिलेटेड, लेक्चरर से भर्ती, सेट, नेट, पीजीटी सभी कंपटीशन परीक्षा को सम्मिलित करते हुए जो विभिन्न कंपटीशन परीक्षा में आए गए क्वेश्चन है उससे वो रिलेटेड वीडियो है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा, थ्योरी का भी लाभ मिलेगा और ऑब्जेक्टिव का भी लाभ मिलेगा। तो ये जो जेनेटिक्स वाले चैप्टर है इसमें विशेष रूप से कहने चाहिए आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है। आप लोग भी जानते हैं आनुवंशिकी क्या है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी आनुवंशिकी के बारे में थोड़ा बहुत जानता है। एक उदाहरण देता हूँ, हम लोग कई बार देखते हैं किसी चाइल्ड को देखकर ये बता देते हैं कि ये इसके पिता ये है या फिर ये इनके पिताजी की ये पुत्र है। तो कैसे बता देते हैं? क्योंकि पिता पुत्र एक समान दिखाई देते हैं, दोनों का हाइट एक समान, दोनों का कलर एक समान, दोनों का हेयर स्टाइल एक समान, दोनों का चलने का स्टाइल एक समान। तो ऑटोमेटिक हम ये बता देते हैं कि ये पिता पुत्र है। तो कैसे बता दिए? ये आनुवंशिकी के आधार पर है।
क्योंकि कहना चाहिए अनुवांशिकी, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए को कहते हैं, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए या फिर जीन है, ठीक है। तो मान लो कहने की इसमें होता क्या है, जैसे कि ये हो गया मेल, अब ये हो गया फीमेल, ठीक है। मानव उदाहरण लेते हैं, ये कहने की ये मेल है और ये क्या है, ये फीमेल है। इनमें कहने की ये मेल गैमेट बन गया स्पर्म, इसमें फीमेल गैमेट बन गया, इसमें ओवम। इसमें भी कहते हैं कि क्रोमोसोम कितनी है 23, इसमें भी क्रोमोसोम कितनी है 23, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर में क्या पाई जाती है, डीएनए या फिर जीन। जीन डीएनए का भाग होता है, जीन क्या होता है, डीएनए का भाग होता है। इसमें भी क्या होती है, डीएनए या फिर जीन, ठीक है। ये 23 आपस में कहना चाहिए फर्टिलाइजेशन की क्रिया करती है और यहाँ पर क्या बनती है, डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है 23 और 23 मिलकर 46 हो जाती है। इसका क्रोमोसोम आ गया और इसका क्रोमोसोम आ गया, मतलब मेल का और फीमेल का, इसका डीएनए जीन और इसका डीएनए जीन। अब यहाँ पर कहने की जो डिप्लॉयड सेल बना हुआ है, क्या बना हुआ है, डिप्लॉयड सेल, इसको हम लोग कहना चाहिए जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जाइगोट। इन्हीं का आगे चलकर कहना चाहिए 9 माह में क्या होती है, भ्रूणी विकास होती है। क्या होती है, भ्रूणी विकास। और आगे चलकर कहना चाहिए ये एम्ब्रियो बनेंगे और आगे चलकर नए चाइल्ड बनेंगे। ये जो चाइल्ड है इनमें पिता का क्रोमोसोम 23 है और माँ का क्रोमोसोम 23 है। अब इसमें कहना चाहिए पिता का भी लक्षण इसमें आ गया और माँ का भी लक्षण आ गया। तो इसमें पिता और माँ दोनों का लक्षण होते हैं, लेकिन मेंडल का कहना चाहिए जो प्रभाविता का नियम है, जो डोमिनेंस लॉ है, उसके अनुसार कहना चाहिए जो पिता का गुण होता है वो क्या होती है, पावरफुल होता है। अतः चाइल्ड हमें कहना चाहिए पिता के लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं और माँ के लक्षण कम दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि माँ के लक्षण गायब हो गए, माँ के लक्षण होती है, लेकिन कहना चाहिए रिसेसिव के रूप में पाई जाती है, अप्रभावी रूप में पाई जाती है। लेकिन कई बार आप लोग देखेंगे माँ का लक्षण पुत्र या पुत्री में ज्यादा दिखती है, पिता के लक्षण वहां पर कम दिखते हैं। ये अनुवांशिकी ही है, मतलब माता पिता के लक्षणों का संतानों में जाना, ये अनुवांशिकी है। ठीक, अनुवांशिक पदार्थ किसको बोलते हैं हम लोग, डीएनए या फिर जीन को। ये पौधे में भी दिखाई देती है, जैसे आप लोग देखेंगे आम का पौधा, आम का जो अगला पौधा उत्पन्न होता है फल से बीज से, तो आम जैसे ही रहेगा। पीपल का पौधा देखेंगे वो पीपल जैसे ही रहेगा। हाथी का कहना की जो चाइल्ड होता है वो एलिफेंट जैसे दिखाई देगा, टाइगर का टाइगर, लायन का लायन। तो सभी किसके कारण है, ये जेनेटिक्स के कारण। किसके कारण है, ये जेनेटिक्स के कारण। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन कई बार वेरिएशन इतनी ज्यादा हो जाती है, विभिन्नता इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसको म्यूटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। अभी वर्तमान समय में कहना चाहिए ये शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित है। जैसे कि वर्तमान समय में कोरोना नामक महामारी हो गई, तो जो कोरोना का वायरस है, ये कहना चाहिए कम पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति नहीं बोलता है कि कोरोना अपनी स्ट्रेन या फिर अपनी प्रजाति में क्या कर दिया है, म्यूटेंट कर दिया है। तो म्यूटेंट का शाब्दिक अर्थ होता है म्यूटेशन या फिर उत्परिवर्तन, मतलब अपने रूपों में, अपने स्ट्रेन में, अपने डीएनए में, अपनी जीन में अचानक से परिवर्तन कर देता है और वो पावरफुल हो जाता है। उसको क्या कहा जाता है, म्यूटेशन। तो कई बार कहना चाहिए हम माता पिता के समान तो दिखाई तो देते हैं, लेकिन 100% दिखाई नहीं देते, टोटल 100% दिखाई नहीं देते, कुछ न कुछ वेरिएशन होती है। तो वेरिएशन क्यों होती है, वेरिएशन होने का मुख्य कारण यह है कि 23 क्रोमोसोम यहाँ से मिला है, 23 क्रोमोसोम यहाँ से मिला है। अब इस स्लाइड में कहने की दोनों का क्रोमोसोम ये 100% पिता के समान या 100% माँ के समान नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और आप लोगों को मैं पहले ही बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कहना चाहिए एक ही जाति के 2 जीव की आवश्यकता पड़ती है। एक ही जाति के
दो जीवों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो एक ही जाति का दो जीव, एक हो गया मेल और एक हो गया फीमेल, तो दोनों को आनुवंशिक पदार्थ आता है, तो माता पिता के समान तो दिखाई देते हैं, लेकिन 100% दिखाई नहीं देंगे, कुछ न कुछ वेरिएशन पाया जाएगा, कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाती है, और भिन्नता के कारण ही क्या होती है, आगे चलकर विकास होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो जीव भाग नहीं लेते हैं, एक ही जीव से नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो वहां पर वेरिएशन नहीं होगा। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो नई जीव बनती है वो सेम किसके समान रहेंगे, माता पिता के समान रहेंगे, जिसके कारण उसको क्या कह सकते हैं, क्लोन कह सकते हैं, रेमेट कह सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर कहना चाहिए इस चैप्टर में आप विशेष रूप से मेंडल का अध्ययन करेंगे। बटन पर विभिन्न प्रयोग किए हैं, ठीक है जी, एक क्रॉस भी किए हैं, दो क्रॉस भी किए हैं, पॉली क्रॉस भी किए हैं, लेकिन उनका कहना चाहिए मोनोक्रॉस डाई क्रॉस, दोनों ही बहुत ही कहना चाहिए फेमस है। आगे चलकर कहना चाहिए मेंडल ने 3 लॉ भी दिए, मेंडल ने 3 लॉ दिए, एक है प्रभाविता का नियम, डोमिनेंस लॉ, ठीक है। एक कहना चाहिए युग्मकों की शुद्धता का नियम, पृथक्करण नियम, उसको आप कहना चाहिए आइसोलेशन कहिए या फिर पृथक्करण का नियम। उसका दूसरा नाम दिया गया है युग्मकों की शुद्धता का नियम। पहला है प्रभाविता का नियम, डोमिनेंस लॉ। सेकंड है आइसोलेशन मतलब पृथक्करण का नियम, इसका दूसरा नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा है स्वतंत्र अपभ्रमण का नियम, स्वतंत्र अपभ्रमण का नियम। क्लियर? इसी में आप आगे जाएंगे तो आगे चलकर कहना चाहिए, इसमें आगे चलकर सेक्स डिटर्मिनेशन मिलेगा, मतलब लिंग का निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। विशेष रूप से कहना चाहिए मानव में, ठीक है। मानव में तो कहना चाहिए आज से लाखों साल पहले ही एक कल्पना रहा है कि मानव में कहना चाहिए जो चाइल्ड उत्पत्ति होती है या तो मेल बनेंगे या फिर फीमेल बनेंगे, ठीक है। तो आज से बहुत समय पहले से ही ये कल्पना किया जाता था कि मेल कैसे बनते हैं, फीमेल कैसे बनते हैं। फिर बाद में कहना चाहिए 1901 के आसपास ये बताया गया कि लिंग का निर्धारण किससे होती है, क्रोमोसोम से होती है। किससे होती है, क्रोमोसोम से होती है, क्योंकि कहना चाहिए जो मेल होती है और ये फीमेल है, इसमें क्रोमोसोम की पोजीशन किस प्रकार से होती है, 44 + XY, 44 + XX, ठीक है। ये कहने के लिए ऑटोसोम्स है, क्या है ये, ऑटोसोम्स है, और इसको कहते हैं हम लोग सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं इसको, सेक्स क्रोमोसोम। यदि कहने के लिए Y क्रोमोसोम से फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेंगे, मेल बनेंगे। यदि कहने की X क्रोमोसोम से फर्टिलाइजेशन होंगे तब क्या बनेंगे, यहाँ पर फीमेल बनेंगे। मतलब यही विधि सबसे अधिक मान्य है कि लिंग का निर्धारण किसकी सहायता से होती है, क्रोमोसोम की सहायता से। क्लियर? तो अलग अलग जंतुओं में फर्टिलाइजेशन अलग अलग प्रकार से होती है, लिंग निर्धारण अलग होती है। तो वहां पर कहना चाहिए 12वीं की पुस्तक में 4 दिया गया है, पक्षियों का अलग दिया गया है, कीटों का अलग दिया गया है और पौधों में अलग दिया गया है। ये सब मेरे YouTube चैनल में मिलेगा। इसी के अंतर्गत कहने के आगे चलकर हम लोग जीन का भी अध्ययन कर सकते हैं, स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम है उसका अध्ययन कर सकते हैं, और इसमें आगे चलकर विभिन्न प्रकार की जो जेनेटिक डिसीज होती है, जो जेनेटिक डिसीज होती है, आनुवंशिकी रोग होती है, उसका अध्ययन आपको मिलेगा। इसमें सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस भी मिलेगा, सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस भी मिलेगा, सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस, लिंग संलग्न वंशागतिकी। इसमें 2 उदाहरण है और दोनों में से एक हर साल आते रहते हैं, नीट में भी आते हैं, अन्य एग्जाम में भी आते हैं, 12वीं में तो हर साल आते हैं, ठीक है। सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस, सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस, लिंग संलग्न वंशागतिकी, ठीक है। मतलब ये लिंग क्रोमोसोम की सहायता से, सेक्स क्रोमोसोम की सहायता से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी में क्या होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। क्लियर? इसका 2 रूप का उदाहरण है, एक है कलर ब्लाइंडनेस
और एक है हीमोफीलिया। एक है कलर ब्लाइंडनेस और एक है हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति को होता है, मेल या फीमेल को होने की संभावना ज्यादा है, फीमेल को कम है। ठीक है, तो इसमें इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर सकता। ठीक है, लाल और हरे रंग में विभेद करने की क्षमता उसमें नहीं होती है। मतलब इस रोग से पीड़ित व्यक्ति ये रेड कलर है और ये ग्रीन है कि हरा है, ये बताने में सक्षम नहीं होता है। इसको कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, पुस्तक में अध्ययन करेंगे, मेरे YouTube चैनल में अध्ययन करेंगे, अलग अलग क्रॉस कर करके आपको मिलेगा। ठीक है, सेकंड रोग का नाम है हीमोफीलिया। ये ब्रिटेन का कहना चाहिए, यूरोप का कहना चाहिए शाही रोग है। ठीक है, यूरोप में एक से दूसरे महारानी विक्टोरिया की सहायता से फैल गया। ठीक है, हीमोफीलिया से ग्रसित कोई भी व्यक्ति, उनमें हल्का सा भी चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जम पाती है, रक्त निकलते ही रहती है, निकलते रहती है और व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसको क्या कहा जाता है, हीमोफीलिया। ये दो प्रकार की होती है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। ठीक है, दोनों में 4-4 क्रॉस मिलेंगे। एक का आप लोग याद रख लिए, दूसरा का आप आराम से लिख सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में आपको सी से व्यक्त करना है और हीमोफीलिया में एस से व्यक्त करना है। ये बहुत ही सिंपल है। क्लियर? इसी के अंतर्गत कहने से कुछ अन्य जेनेटिक डिसीज या फिर क्रोमोसोम से होने वाले रोग, क्रोमोसोम से होने वाले रोगों का भी इसमें अध्ययन आपको मिलेगा। ठीक है जी, या तो कहना चाहिए जो सेक्स क्रोमोसोम होती है इसमें कम या ज्यादा होती है, तो यहाँ पर भौतिक रोग मिलेगा, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, क्लाइन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होती है, क्लाइनफेल्टर मेल में होती है, एक सुपर मेल है, सुपर फीमेल है। क्लियर? उसी प्रकार से कई बार ऑटोसोम में परिवर्तन हो जाती है, जिसके कारण 3-4 प्रकार की डिसीज हो जाती है। ठीक है जी, इसको भी आप लोग विशेष रूप से याद रख लेंगे। डाउन सिंड्रोम, एडवर्ट सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, एडवर्ट सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। क्लियर? ये कहने की मेरे YouTube चैनल में आपको विस्तृत रूप से मिलेगा। क्लियर? उसके बाद आगे है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागतिकी का आणविक आधार। वंशागतिकी का आणविक आधार, ये इसी का सेकंड पार्ट है। ये कहना चाहिए जेनेटिक्स या फिर इनहेरिटेंस का सेकंड पार्ट है। इसमें कहना चाहिए वंशागतिकी, इनहेरिटेंस, वंशागतिकी का मोलिकुलर बेसिस आणविक आधार। मतलब यहाँ पर हम लोग आधार देखेंगे जो वास्तव में वंशागतिकी का आधार क्या है। ठीक है, मतलब आनुवंशिक पदार्थ क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले कहना चाहिए ग्रिफिथ का प्रयोग मिलेगा चूहे पर। ग्रिफिथ का प्रयोग मिलेगा, चूहे पर प्रयोग किया गया। एक कहना चाहिए उसका बड़ा सा चित्र भी मिलेगा। ठीक है जी, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन पर प्रयोग किया है, रूपांतरण पर प्रयोग किया है ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट ने चूहे पर। उसके बाद सेकंड प्रयोग है हर्शे एवं चेज, दो साइंटिस्ट है। हर्शे एवं चेज दो प्रसिद्ध साइंटिस्ट है। इन्होंने ट्रांसडक्शन मतलब ई कोलाई एवं कहना चाहिए ई कोलाई और बैक्टीरियोफेज। ई कोलाई और बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मतलब जीवाणु भोजी, जो जीवाणु को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। मतलब ये वायरस है, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो जीवाणु को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो हर्शे एवं चेज नामक साइंटिस्ट ने 1952-53 के आसपास 1952-53 के आसपास ट्रांजक्शन एक प्रयोग किया। इस पर प्रयोग किया ई कोलाई नामक बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज पर। जबकि 1928 में ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट ने 1928 में ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट ने चूहे पर और डिप्लोकोकस न्यूमोनी, जो निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं मानव में, एक बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ये चूहे में भी रोग उत्पन्न करता है, मानव में भी निमोनिया रोग उत्पन्न करता है।
तो ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट ने 1928 में ट्रांसफॉर्मेशन नामक एक प्रयोग किया। इस पर प्रयोग किया चूहे और डिप्लोकोकस निमोनी पर। तो ग्रिफिथ का प्रयोग ट्रांसफॉर्मेशन, हर्शे एवं केज का प्रयोग ट्रांसडक्शन। इन दोनों प्रयोगों से ये सिद्ध हुआ कि डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। इन दोनों प्रयोगों से क्या सिद्ध हुआ कि डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। यह डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए, ठीक है। लेकिन आरएनए कहने से अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, ठीक है। ये देखा जाता है लगभग सभी पौधों, सभी जीवों में, सभी पौधों में डीएनए क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। लेकिन मान लो कहने की कोई जीव है, एक वायरस, एक जीव का नाम है वायरस। आप लोगों को पता होगा वायरस एक ऐसा जीव होता है या तो उसमें डीएनए रहेगा या आरएनए रहेगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। बाकी वायरस को छोड़ देंगे तो प्रकृति का जितने भी जीव है उसमें दोनों होते हैं, डीएनए भी रहेगा और आरएनए भी रहेगा। जब दोनों रहेगा तो डीएनए क्या कार्य करेगा, अनुवांशिकी के कार्य करेगा, आरएनए अनुवांशिकी के कार्य नहीं करेगा। लेकिन अपवाद स्वरूप एक वायरस एक जीव है जिसमें या तो डीएनए रहेगा या फिर आरएनए रहेगा। तो मान लो कहना चाहिए एक वायरस है, कोई भी एक वायरस, प्लांट वायरस जिसमें डीएनए नहीं है, डीएनए नहीं है, उसमें क्या है, उसमें आरएनए है। तो आरएनए, इनकी अनुपस्थिति में आरएनए क्या कार्य कर सकता है, अनुवांशिकी का कार्य कर सकता है। और केवल इस पर वायरस पर, क्योंकि अन्य जीवों में दोनों प्रेजेंट होती है। वायरस को माना जाता है जो वायरस एनिमल में पाई जाती है उसको एनिमल वायरस कहते हैं, जो वायरस प्लांट में पाई जाती है उसको प्लांट वायरस कहा जाता है। तो ये माना जाता है एनिमल वायरस में डीएनए होता है, एनिमल वायरस में डीएनए होता है और प्लांट वायरस में आरएनए होता है। ये माना जाता है कि प्लांट वायरस क्या होती है, आरएनए युक्त होती है। मतलब प्लांट वायरस में आरएनए क्या कार्य कर सकता है, अनुवांशिकी का कार्य कर सकता है। क्लियर? इस चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले अध्ययन किया गया है, एक है ग्रिफिथ का प्रयोग और एक है हर्शे एवं चेज का प्रयोग। ये 1928 में, ये 1952 पेपर में, और ये बताया गया कि डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। क्लियर? और इस चैप्टर में आपको डीएनए के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करना है, ठीक है कि डीएनए कहना चाहिए क्या है, डीएनए क्या है, डीएनए कहना चाहिए कोशिका में कहाँ पाई जाती है, डीएनए का फुल फॉर्म, डीएनए क्या है, डीएनए कोशिका में कहाँ कहाँ पाई जाती है, कि केंद्र के अंदर पाई जाती है, कि क्रोमोसोम में पाई जाती है, कि कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। क्लियर? डीएनए का विशेष रूप से कहना चाहिए प्रकार भी देखेंगे, ठीक है जी। इनको कहना चाहिए एक लाइनर और एक सर्कुलर, दो प्रकारों में बांटा गया है। लाइनर को 3-4 प्रकारों में बांटा गया है, सर्कुलर को भी बांटा गया है। या फिर कहना चाहिए आगे चलकर इनका रेप्लिकेशन, इसका क्या अध्ययन करेंगे, रेप्लिकेशन, द्विगुणन, मतलब 1 से 2 बनना। डीएनए की खासियत है इसमें रेप्लिकेशन की क्रिया होती है, मतलब 1 से 2 बन जाते हैं, जिसको आप रेप्लिकेशन कहिए या डुप्लीकेशन कहिए। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन को प्रतिलिपि, क्या कहेंगे इसको, प्रतिलिपि। जैसे कि हम लोग फोटोकॉपी दुकान में जाते हैं, कोई भी पुस्तक लेकर जाते हैं या फिर सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं और उसका फोटोकॉपी कराते हैं, तो सेम उसी प्रकार की अन्य प्रतियां बन जाती हैं। चाहे आप 1 प्रति बना सकते हैं, चाहे 100 प्रति फोटोकॉपी करा सकते हैं। उसी प्रकार से कहना चाहिए डीएनए के रेप्लिकेशन की क्षमता होती है और अनेक प्रतियां बना सकती है। ये डीएनए की क्या होती है, ये खासियत होती है। क्लियर? तो डीएनए का कहना चाहिए टाइप भी देखना है, रेप्लिकेशन भी देखना है, और इसका विशेष रूप से केमिकल कंपोजिशन का अध्ययन करना है। इसका अध्ययन करना है केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन का अध्ययन करेंगे। रासायनिक संगठन अध्ययन करेंगे कि किससे बनी होती है, नाइट्रोजन बेस से बनी होती है। किससे बनी होती है ये, नाइट्रोजन बेस। और डीऑक्सीराइबो
शर्करा, और एक होता है फास्फोरिक एसिड। ये 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक होता है नाइट्रोजन बेस, ये 4 प्रकार का होता है, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन और थायमिन। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरीमिड। लेकिन इसको आगे चलकर 2 प्रकारों में और बांट देते हैं। इसको हम लोग क्या बांट देते हैं, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थायमिन। और यह हो गया डीऑक्सीराइबोस शर्करा, और यह हो गया फास्फोरिक एसिड। इन सब का अध्ययन करेंगे। उसी प्रकार से आगे चलकर इसमें आप आरएनए का अध्ययन करेंगे। क्या अध्ययन करेंगे, आरएनए। आरएनए है क्या चीज, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, आरएनए कोशिका में कहाँ पाई जाती है, और आरएनए का प्रकार देखेंगे। इनका प्रकार बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आरएनए को जनरली तौर पर जैसे पहले 2 प्रकारों में बांट दिया जाता है। एक होता है जेनेटिक आरएनए जो प्लांट वायरस में पाई जाती है, और एक होता है नॉन जेनेटिक आरएनए, ठीक है। एक हो गया जेनेटिक आरएनए और एक हो गया नॉन जेनेटिक आरएनए। ये नॉन जेनेटिक आरएनए 3 प्रकार का होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, मैसेंजर आरएनए, सेकंड क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा क्या होता है, आरएनए। यह हो गया मैसेंजर आरएनए, और यह हो गया ट्रांसफर आरएनए, और यह हो गया राइबोसोमल आरएनए। ये कहने की ये नॉन जेनेटिक आरएनए, मतलब आनुवांशिकी के कार्य नहीं करती है। ये हो गया जेनेटिक आरएनए, प्लांट वायरस जिसमें डीएनए नहीं पाई जाती है, तो मान लो जेनेटिक का कार्य कर सकती है, उस वजह से क्या कर लेंगे हम लोग, जेनेटिक आरएनए कहेंगे। लेकिन जो नॉन जेनेटिक आरएनए होती है 3 प्रकार की होती है, मैसेंजर आरएनए मतलब संदेश वाहक आरएनए, और ट्रांसफर आरएनए मतलब स्थानांतरण आरएनए, और तीसरा होता है आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। क्लियर। इसी प्रकार से आरएनए को जब क्या अध्ययन करेंगे, केमिकल कंपोजिशन अध्ययन करेंगे। क्या अध्ययन करेंगे, केमिकल कंपोजिशन। दोनों का केमिकल कंपोजिशन में ज्यादा अंतर नहीं होता है। आप लोग को बता रहा हूं मैं डीएनए और आरएनए के केमिकल कंपोजिशन का रासायनिक संगठन में क्या अंतर है। ये जो डीएनए है और आरएनए है, दोनों ही 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला होता है नाइट्रोजन बेस, ठीक है। ये आगे चलकर 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरीमिड। ये आगे चलकर डीएनए है, ये एडेनाइन और गुआनाइन। यह हो गया साइटोसिन और यह हो गया थायमिन, ठीक है, पहला। दूसरा पदार्थ होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शर्करा या शुगर। तीसरा हो गया फास्फोरिक एसिड, तीसरा हो गया फास्फोरिक एसिड। ये कहना चाहिए डीएनए का, नाइट्रोजन बेस, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थायमिन, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फोरिक एसिड। यदि हमको जानना है आरएनए का रासायनिक संगठन, तो इसमें थायमिन के जगह में हम क्या ले लेंगे, यूरासिल। थायमिन के जगह में क्या ले लेंगे हम लोग, यूरासिल। ये डीऑक्सीराइबोस शर्करा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, इसमें क्या ले लेंगे हम लोग, राइबोस शर्करा, इसको नहीं लेंगे। और इसमें भी ले लेंगे फास्फोरिक एसिड, बाकी कोई अंतर नहीं है, ठीक है। इसमें थायमिन की जगह यूरासिल लेना है आरएनए में, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा की जगह में राइबोस शर्करा ले लेना है, और इसमें फास्फोरिक एसिड और इसमें भी फास्फोरिक एसिड। क्लियर। डीएनए में विशेष रूप से आप लोग को बताया मैं रेप्लिकेशन की क्रिया होती है, डुप्लीकेशन की क्रिया होती है, ठीक है। लेकिन आरएनए में सामान्यतः रेप्लिकेशन की क्रिया नहीं होती है, डुप्लीकेशन की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। इन सब का विशेष रूप से अध्ययन इसमें करेंगे। आगे चलकर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप प्रोटीन सिंथेसिस का अध्ययन करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या अध्ययन करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण। क्लियर। अब आप लोग बोलेंगे प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर में क्यों होता है, प्रोटीन किससे बना होता है, प्रोटीन हमको किससे मिलता है। आप लोग कहेंगे प्रोटीन हमको दालों से मिलता है, अंडे में भी मिलता है, सोयाबीन में भी मिलता है। तो हमारे शरीर में कैसे प्रोटीन का निर्माण होता है,
तो आप लोगों को पता होगा प्रोटीन का एक अणु लगभग 22 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। प्रोटीन का एक अणु लगभग 20 से 22 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। इस 22 में से कहना चाहिए 11 अमीनो एसिड आवश्यक होती है और 11 क्या होती है, अनावश्यक होती है। ठीक है, 22 अमीनो एसिड से मिलकर बनती है, उसमें से 11 आवश्यक मतलब एसेंशियल अमीनो एसिड है और 11 क्या है, नॉन एसेंशियल अनावश्यक अमीनो एसिड। क्लियर? तो इसमें से कहने की 11 अमीनो एसिड को हम लोग फूड मटेरियल से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, फूड मटेरियल से। और 11 को किससे प्राप्त करते हैं, हमारे शरीर में स्वयं प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो हमारा शरीर जो स्वयं प्रोटीन सिंथेसिस करता है वो अनावश्यक अमीनो एसिड का निर्माण करता है। जो अनावश्यक अमीनो एसिड होते हैं 11, ये हमारे शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस के माध्यम से प्राप्त होते हैं। लेकिन जो 11 अमीनो एसिड होते हैं जो आवश्यक होते हैं उसको हम लोग फूड मटेरियल से प्राप्त करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर कहने के हमारे शरीर में क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य होगा, मतलब अमीनो एसिड का निर्माण होगा। अब प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य वास्तव में किससे होता है, जीन से होता है। किससे होता है, जीन से होता है। और जीन क्या होता है, डीएनए का भाग होता है। एक प्रकार से डीएनए बहुत बड़ा अणु है और डीएनए उसका एक छोटा सा भाग है। तो हमारे शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस किसकी सहायता से होती है, जीन की सहायता से होती है। लेकिन इसका कंट्रोल किस पर होता है, डीएनए द्वारा होता है। इसका कंट्रोल कहाँ से होता है, डीएनए से होता है। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस किससे होगा, जीन से होगा। क्लियर? इसके लिए आपको बुक में इस प्रकार से कहना है कि एक चार्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, एक चार्ट मिलेगा। ठीक है, यूसी और यहाँ पर भी यूसी और यहाँ पर प्रत्येक बार भी यूसी ऐसे मिलेगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखिए, आपको विस्तृत जानकारी इस पर मिलेगी। प्रोटीन सिंथेसिस ये एक बहुत ही जटिल क्रिया, ये 2 चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है, 2 चरणों में होती है। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन और एक होता है ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया, इसके लिए पहले आपको एंजाइम याद रखना पड़ेगा। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए लगभग 7 से 8 एंजाइमों की आवश्यकता पड़ती है, जिसको कानबर्ग एंजाइम कहा जाता है, क्योंकि कानबर्ग नामक साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था। तो पहले आप प्रोटीन सिंथेसिस में 7 या 8 एंजाइम को याद करेंगे। इसके बाद कहने के 2 चरणों में होती है। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन और एक होता है ट्रांसलेशन। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन और एक होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का अर्थ होता है डीएनए से एमआरएनए का बनना। ट्रांसक्रिप्शन का अर्थ होता है डीएनए से एमआरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसलेशन का अर्थ होता है एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना। एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना। तो ये कहने की एक बहुत ही जटिल लंबी क्रिया है। पहले इसको 2 भागों में बांटते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलेशन। दोनों के अंतर्गत 4 या 5 पॉइंट है। उनकी सहायता से अंत में कहना चाहिए प्रोटीन का क्या होगा, निर्माण होगा। क्लियर? उसके बाद इसी चैप्टर में आप जीन की क्रिया का नियमन, जीन की क्रिया का नियमन का अध्ययन करेंगे। हमारे प्रसिद्ध 2 साइंटिस्ट है, एक है जेकब और एक है मोनेट। एक है जेकब और एक है मोनेट। इन दोनों वैज्ञानिकों ने ई कोलाई नामक बैक्टीरिया में, जेकब और मोनेट नामक 2 साइंटिस्ट हैं, इन वैज्ञानिकों ने ई कोलाई नामक बैक्टीरिया में जीन की क्रिया का नियमन कैसे होता है, जीन की क्रिया का नियमन कैसे होता है उसका अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद एक मॉडल दिया। उस मॉडल को कहा जाता है ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन मॉडल। इस ओपेरॉन मॉडल को आगे चलकर 2 प्रकारों में बांट दिया जाता है। एक होता है कंट्रोलर जीन और एक होता है स्ट्रक्चरल जीन। एक होता है कंट्रोलर जीन और एक होता है स्ट्रक्चरल जीन। कंट्रोलर जीन भी आगे चलकर 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कंट्रोलर जीन भी आगे चलकर 3 प्रकार का होता है, रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन। इस प्रकार से है वो। 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, एक है जेकब और एक है मोनेट। एक है जेकब और एक है मोनेट।
क्रिया कैसे होती है और उसका नियमन कैसे होता है उनका अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद इन्होंने एक मॉडल दिया। उस मॉडल को क्या कहा जाता है? ओपेरॉन मॉडल। इस मॉडल को क्या कहा जाता है? ओपेरॉन मॉडल। इस ओपेरॉन मॉडल को आगे चलकर दो भागों में बांट दिया गया। एक है कंट्रोलर जीन और एक है स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, इसको भी आगे चलकर तीन प्रकारों में बांट दिया गया। एक है रेगुलेटर जीन, एक है प्रोमोटर जीन और एक है ऑपरेटर जीन। इसको भी आगे चलकर तीन प्रकारों में बांट दिया गया। ठीक है, सी स्ट्रैंड जेड, सी स्ट्रैंड वाई और सी स्ट्रैंड ए। ठीक है, या फिर सी स्ट्रैंड जेड और सी स्ट्रैंड वाई और सी स्ट्रैंड ए। ठीक है, इस प्रकार से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से इसमें लास्ट में आपको मिलेगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आप लोग नाम सुने होंगे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है जी, ये विशेष रूप से कहना चाहिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए क्या होता है? अलग अलग होता है। कोई भी दो व्यक्ति का डीएनए एक समान नहीं होता। ठीक है, कोई भी दो व्यक्ति का डीएनए एक समान नहीं होता है, मतलब अलग अलग व्यक्तियों का डीएनए क्या होता है? अलग अलग होता है। आपको सुने होंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का फादर कौन, जनक कौन? एक बार बाबू में पूछा गया था, फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इसका फादर है एलेन। इसका फादर कौन है? एलेन। ठीक है, हमारे देश में कहना चाहिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का एक विशेष रिसर्च सेंटर कहाँ है? हैदराबाद में। CCMB एक संस्थान है हैदराबाद में, CCMB। और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग विशेष रूप से अपराधियों को वैज्ञानिक तरीके से पकड़ने के लिए किया जाता है। आप लोग फिल्म वगैरह में देखते होंगे, ये फिंगर है, इसमें कहना चाहिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किया जाता है। ठीक है, मतलब जो अपराधी होते हैं उसको वैज्ञानिक विधि से पकड़ना और उसको कानून की दृष्टि से सजा देना क्या कहा जाता है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का इसके लिए उपयोग किया जाता है। कई बार कहना चाहिए पितृत्व समस्या के लिए भी कहना चाहिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। पितृत्व समस्या मतलब कई बार यह होता है कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं, पैसे वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो कहना चाहिए किसी महिला के साथ कहना चाहिए रेप कर देते हैं। ठीक है, या फिर लैंगिक संबंध बना लेते हैं जबरदस्ती, उसमें फीमेल का कोई सहयोग नहीं होता है और उस फीमेल से कहने से अंत में एक चाइल्ड पैदा होता है, बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, वह बच्चा आगे चलकर पढ़ लिख कर ये पूछता है कि मेरे पिताजी कौन है, मेरे पिताजी कौन है। तो माँ कहना चाहिए बताने से डरती है, क्योंकि कहना चाहिए माँ का शादी नहीं हुई। ठीक है, तो कहना चाहिए यदि बच्चा आगे चलकर अच्छे से पढ़ लिख लेता है तो कहना चाहिए किसी भी माध्यम से मनी कहने की कलेक्ट करता है, पैसे कलेक्ट करता है और कोर्ट में चला जाता है। फिर कोर्ट में कहने की माँ बताती है कि इनके पिताजी अमुक व्यक्ति है, क्योंकि बड़ा व्यक्ति है, धनाढ्य व्यक्ति है, तो कोर्ट कहने चाहिए डीएनए टेस्ट कराने के लिए भेजते हैं। क्या कराने के लिए भेजते हैं? डीएनए टेस्ट। तो कहना चाहिए पिता और पुत्र दोनों के डीएनए में कुछ समानता पाई जाती है। उसके आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि उस पुत्र का या फिर उस पुत्री का पिता कौन है? अमुक व्यक्ति है। तो इसके लिए भी पितृत्व समस्या को सॉल्व करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? इसी प्रकार से इसके लास्ट में और मिल जाएगा
ह्यूमन जीनोमिक्स, ये लास्ट है जिसमें अध्ययन किया गया ह्यूमन जीनोमिक्स। जीनोमिक्स का शाब्दिक अर्थ होता है मानव में जितने भी जीन पाई जाती है, मानव में जितने भी जीन पाई जाती है, ठीक है। मानव में ये माना जाता है क्रोमोसोम की संख्या 40 है। किसी पुस्तक में कहने के लिए जीन की संख्या लिखी रहती है 40,000, किसी में लिखी रहती है 50,000, ठीक है। मतलब मानव में जितने भी जीन पाई जाती है उन जीनों के बारे में विस्तृत अध्ययन करना कि संख्या कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मतलब जीन के बारे में विस्तृत अध्ययन करना क्या कहलाती है, ह्यूमन जीनोमिक्स कहलाती है। कुछ जीन जेनेटिक्स डिसीज को ग्रहण किए रहते हैं, तो हानिकारक जीन को बाहर निकालना, अच्छे जीन को प्रविष्ट कराना, मतलब कुल मिलाकर मानव में पाए जाने वाले जो जीन होती है उन सभी जीनों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाती है, ह्यूमन जीनोमिक्स कहलाती है। यह इस साल 12वीं में आया। उसके बाद हम लोग आगे चैप्टर का अध्ययन करेंगे, लगभग आना चाहिए 6 चैप्टर तक हो। प्रथम जो 4 चैप्टर था वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, आगे चलकर तो 2 चैप्टर है, ये दोनों कहना चाहिए जेनेटिक्स से रिलेटेड है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये प्रथम 4 भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये रिप्रोडक्शन से संबंधित है। ये आगे चलकर कहना कि 2 चैप्टर है जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है। ये आगे चलकर और 2 चैप्टर है, ये सभी चैप्टर बायोलॉजी का अधिकांश जो बाकी का चैप्टर है ये कहना चाहिए इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 11वीं कोई चैप्टर ऐसा मिलेगा जिसको आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन 11वीं का भी अधिकांश चैप्टर कहना चाहिए इंटरेस्टिंग है। यदि आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे तो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, यदि आप इसको बोरिंग सब्जेक्ट मानेंगे तो इसको आपको रटना पड़ेगा। क्लियर? तो अभी के लिए केवल इतना ही 6 चैप्टर का अध्ययन करते हैं। इसमें टोटल कहने से चैप्टर की संख्या कितनी है, 12वीं बायोलॉजी में 16 चैप्टर है। आप लोग विस्तृत अध्ययन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल जो कहना कि नेट बायोलॉजी विद प्रमोद यादव, नेट बायोलॉजी विद प्रमोद यादव